शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंदनपुर। इस गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क सिर्फ एक कच्ची सड़क से था, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों और डरावने पेड़ों के बीच से गुजरती थी। चंदनपुर के लोग सीधे-साधे थे, लेकिन डरपोक भी। इस गांव में एक बहुत पुरानी कहावत थी, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत देखो, वरना जंगल तुम्हें देख लेगा। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जहां शहर से आया एक अमीर व्यापारी विक्रम रहता था। विक्रम दिखने में आधुनिक था, महंगी गाड़ियां और महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन उसका दिल उतना ही काला था। उसी गांव में माया नाम की एक खूबसूरत और चंचल लड़की रहती थी। माया की सादगी पूरे गांव में मशहूर थी। विक्रम जब पहली बार शहर से यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया, तो उसकी नज़र माया पर पड़ी। वो माया की खूबसूरती का दीवाना हो गया, लेकिन ये प्यार नहीं, एक सनक थी। विक्रम ने कई बार माया को कीमती तोहफे भेजे, उसे शहर ले जाने का लालच दिया, लेकिन माया स्वाभिमानी थी। उसने साफ कह दिया, विक्रम जी, आपकी दौलत आपके पास रखिए, मुझे मेरा गांव और मेरी आज़ादी प्यारी है। ये इनकार विक्रम के अहंकार पर चोट थी। उसने सोचा, एक मामूली गांव की लड़की ने मुझे, विक्रम मल्होत्रा को मना कर दिया। अब तो इसे मेरा बनना ही होगा, चाहे जो हो जाए। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी, माया अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। जंगल का वो रास्ता सुनसान था। तभी विक्रम की काली जीप उसके सामने आकर रुकी। विक्रम बाहर निकला, उसकी आंखों में वहशीपन था। उसने माया का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती करने लगा। माया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वो चिल्लाई, बचाओ, कोई है, बचाओ। पास के खेतों में कुछ ग्रामीण काम कर रहे थे। उन्होंने माया की चीखें सुनी। उन्होंने विक्रम की गाड़ी भी देखी, लेकिन विक्रम की ताकत और उसके रसूख के डर से कोई आगे नहीं आया। सबने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। गुस्से में पागल होकर विक्रम ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और माया के सिर पर वार कर दिया। माया वहीं गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन विक्रम का दिल नहीं पसीजा। उसने बेरहमी से माया का गला घोंट दिया। जब उसे यकीन हो गया कि माया मर चुकी है, तो उसे घसीटते हुए जंगल के सबसे पुराने और डरावने पीपल के पेड़ के पास ले गया। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और माया की लाश को वहीं गाड़ दिया। जाते जाते उसने थूकते हुए कहा, अब सड़ती रहो यहाँ, कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। अगले कुछ दिन गांव में अजीब सी शांति रही। माया के घर वाले परेशान थे, लेकिन विक्रम ने पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबा दिया। गांव वालों को पता था कि क्या हुआ है, लेकिन डर ने सबकी जुबान सिल दी थी। एक हफ्ते बाद रात के वक्त जंगल से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो हवा के सरसराने की आवाज नहीं थी, वो एक सुबकती हुई लड़की की आवाज थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बाहर निकालो। जो भी उस सड़क से गुजरता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। जंगल के जानवर डर के मारे गांव की तरफ भागने लगे। पीपल का वो पेड़ जो सालों से सूखा था, अचानक काला और डरावना दिखने लगा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह रेंगती महसूस होती थीं। गांव के एक बुजुर्ग किसान थे, रामू काका। एक रात वे बाजार से सामान लेकर अपनी बैलगाड़ी से लौट रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक बैल रुक गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे। रामू काका ने बैलों को हाँकने की कोशिश की। चलो बेका, क्या हुआ, चलो। तभी उन्हें महसूस हुआ कि बैलगाड़ी पर पीछे से कोई बहुत भारी वजन बढ़ गया है। गाड़ी पीछे की तरफ झुक गई। रामू काका ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी के पिछले हिस्से पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वो माया थी, लेकिन अब वो एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। उसने अपनी लंबी सफेद उंगलियां रामू काका की तरफ बढ़ाईं और फटी हुई आवाज में बोली, नीचे आओ, मुझे प्यास लगी है,
नीचे आओ। रामू काका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से रामू काका के गले में एक सिद्ध किया हुआ ताबीज था जो उन्हें एक साधु ने दिया था। जैसे ही चुड़ैल ने उन्हें छूने की कोशिश की, ताबीज से एक तेज रोशनी निकली। चुड़ैल जोर से चीखी और पीछे हट गई। रामू काका ने तुरंत बैलों को जोर से चाबुक मारा और वहां से जान बचाकर भागे। वे हांफते हुए गांव पहुंचे और मंदिर के चबूतरे पर गिर पड़े। सुबह होते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। रामू काका ने सबको अपनी आप बीती सुनाई। वो लौट आई है, माया की आत्मा वापस आ गई है। वो हमें नहीं छोड़ेगी क्योंकि हमने उसे मरते हुए देखा था और चुप रहे। रामू काका चिल्ला रहे थे। अब रोजाना कुछ न कुछ होने लगा। गांव के मवेशी गायब होने लगे। रात में खिड़कियों पर कोई नाखून रगड़ता सुनाई देता। विक्रम की हवेली के बाहर रोज सुबह खून के धब्बे मिलते। विक्रम अब डर के मारे शराब में डूबा रहता, लेकिन उसे भी समझ आ गया था कि मौत उसके करीब है। एक रात गांव के 2 लड़के जो शहर से लौट रहे थे उसी सड़क पर मृत पाए गए। उनके शरीर पर किसी इंसान के नहीं बल्कि दरिंदे के नाखूनों के निशान थे। गांव वाले समझ गए कि अब चुप रहने का मतलब है मौत। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब डरे हुए थे। मुखिया ने कहा, हमने पाप किया है। हमने एक मासूम की चीखें सुनी और कुछ नहीं किया। जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये चुड़ैल इस गांव को शमशान बना देगी। हमें विक्रम को कानून के हवाले करना होगा और माया की आत्मा से माफी मांगनी होगी। तभी भीड़ में से विक्रम निकला। उसके हाथ में बंदूक थी। बकवास बंद करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो मर चुकी है और मरी हुए वापस नहीं आते। अचानक पूरे गांव में ठंडी हवा चलने लगी। लालटेनें बुझ गईं। दूर जंगल से एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी तेज थी कि लोगों के कान से खून निकलने लगा। विक्रम, मैं आ रही हूं। सबने देखा कि जंगल की तरफ से एक साया हवा में तैरता हुआ आ रहा है। वो माया थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी चीख में हजारों सालों का दर्द था। भागते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वे जानते थे कि यही वो जगह है जहां सब खत्म होगा। विक्रम भी अपनी जान बचाने के लिए वहीं भागा जहां उसने गुनाह किया था। जैसे ही सब पीपल के पास पहुंचे, धरती फटने लगी। माया की रूह पेड़ की टहनियों से लिपटी हुई नीचे उतरी। तुम सब गुनाहगार हो, वो दहाड़ी। तुमने मुझे मरते देखा, मेरी चीखें सुनी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। गांव के लोग घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। हमें माफ कर दो बेटी, हम डर गए थे। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, माया, हमें एक मौका दो। हम पुलिस को बुला चुके हैं। विक्रम के जुल्मों के सारे सबूत और गवाह अब तैयार हैं। इसे सजा मिलेगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की जड़ों ने उसके पैर पकड़ लिए। वे जमीन पर गिर पड़ा। माया उसके करीब आई। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो गया था। उसने अपना हाथ विक्रम के गले की तरफ बढ़ाया। विक्रम गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं मंदिर बनवा दूंगा। माया ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा अंत चाहिए। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां आती दिखीं। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ियां पहना दी। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, विक्रम की आंखों ने वो खौफ था जो उसने माया को दिया था। अध्याय 9 होने लगी। उसका डरावना चेहरा फिर से पहले जैसा मासूम और सुंदर हो गया। उसने गांव वालों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इंसाफ की ताकत डर से बड़ी होती है। अब मैं जा सकती हूँ। एक तेज सफेद रोशनी हुई और माया की आत्मा उस पुराने पीपल के पेड़ में समा गई। अगले ही पल वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। अध्याय 10 नई रोशनी लेकर आई। अब वहां जंगल से चीखें नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के पास माया की याद में एक छोटा सा चबूतरा बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक अपराध है। विक्रम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और कहते हैं कि जेल की कोठरी में